सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर उसे वॉच आउट करिएगा ताकि आपको बेसिक क्लियरिटी समझ में आ सके कि इस चैप्टर के अंदर क्या बताई गई है। आइए थोड़ी सी आगे बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से चैप्टर आगे बढ़ रहा है। इरिगेशन एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द पीसेंट। देखो, ड्यूरिंग मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड पे भी ऐसा नहीं था कि थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं कह नहीं सकता कि बहुत अच्छे लेवल पे कल्टीवेटर आ चुका था, बहुत अच्छे लेवल पे किसानों के लिए थ्रेसिंग मशीन आ चुकी थी, लेकिन वो जो दौर था, जिस भी दौर पर चीज़ें जैसी बनती है उस दौर पर वो चीज़ें अवेलेबल थी वहाँ पर। तो उस समय पे कृषि का विस्तार योगदान देने के लिए तीन कारक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीनें थी हमारे पास लेबर अवेलेबल था, और उसके बाद किसान, खुदकश किसान और फाइकस किसान और असामी किसान, मुजरियान रैयत, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी जाया करते थे। सो दैट इज वाई मैं कह सकता हूँ कि कृषि के बढ़ने का कारण ये तीनों चीज हो सकती है। भाई, कृषि के लिए जमीनें चाहिए तो प्रचुर मात्रा में जमीनें थी। जैसे आप कह सकते हैं कि ज़मीनों के लिए पूरी तरीके से हमने देखा कि कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर फ्लड प्लेन्स है, कहीं पर सरफेस अच्छा है, कहीं पे अलग अलग उस सरफेस पे अलग अलग टाइप के एलुवियल सॉइल्स हैं, है ना, भाबर खाकदर, ये सारी सॉइल्स अलग अलग अवेलेबल हो रही थी हमें। और इसके बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में, 12th क्लास में काफ़ी ज्योग्राफी में अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा। और लेबर की अगर हम बात करी जाए तो लेबर उस समय तो वैसे भी सस्ती ही थी, तो इसलिए ये अवेलेबल थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो प्राइमरी पर्पस ऑफ द एग्रीकल्चर टू फीड द पीपल। शुरुआती समय में एग्रीकल्चर का मेन मकसद ये नहीं होता था कि ज़्यादा सामानों को उगाओ और उगाने के बाद बाहर के हिस्सों में बेच दो। इस समय तो ये दौर था कि एटलीस्ट सबको खाने को तो मिल सके। अगर थोड़ा बहुत बचता है, सरप्लस बचता है, तो उसको बाद में बेचा जाए। तो जितने भी टाइप के किसान थे, चाहे वो असामी थे, चाहे वो खुदकश थे, चाहे वो फाइकस किसान थे, इन सभी किसानों के लिए अगर आप देखें तो इनका मेन मकसद लोगों को खाना खिलाना या लोगों तक खाने को पहुंचाना। तो उस समय टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अलग अलग थी, जैसे सब्सटेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर। अगर आप प्रेजेंट टाइम की क्या कहते हैं ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर सब्सटेंस एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें प्रिमिटिव सब्सटेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आ जाता है। कमर्शियल में प्लांटेशन, उसके बाद कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड मिक्स फार्मिंग, ये दूसरा है। डेयरी फार्मिंग भी इसका पार्ट है। अभी एग्रीकल्चर के टाइप है, जैसे प्रिमिटिव की बात करें, इंटेंसिव की बात करें तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के अंदर कोई खेती करता है धान की, कोई धान के अलावा दूसरी चीज़ों की खेती करता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है मॉनसून एशिया के हिस्सों में, वहाँ पर चावल की खेती हमें देखने को मिलती है। ये हिस्ट्री के अंदर नहीं है, ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर जहाँ पर गेहूं की खेती होती है तो उसमें बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करते हुए घर के लोग ही इस टाइप की खेती कर लेते हैं। और जबकि अगर दूसरे हिस्से में देखा जाए तो चावल के अलावा लोग गेहूं, सोयाबीन, जौ, सरसों, ये सब चीज़ें उगाया करते हैं। ये आज के टाइम की बात हो रही है। लेकिन अगर हम उस टाइम की बात करें जिस समय मुगलों का राज था, तो मुगलों के राज के टाइम पीरियड में लोग पानी के लिए वर्षा पे तो डिपेंड होते ही होते थे, लेकिन पानी के लिए लोग नहरों, एक नहर जो थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता था। इस हिसाब से आप कह सकते हो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर कई नहरें खुदवाई गई। शाहजहां के टाइम पीरियड पे शाह नहर पंजाब के अंदर थी, उसकी मरम्मत करवाई गई ताकि जहां पर खेती हो रही है वहां तक पूरी तरीके से पानी पहुंच सके। क्योंकि देखो, अगर एग्रीकल्चर ठीक नहीं होगा तो किसान टैक्स कैसे देगा, टैक्स ही नहीं दे पाएगा तो राजा चलेगा कैसे। राजा अगर जमीन को कैप्चर कर रहा है और वहां से उसे टैक्स नहीं मिल रहा तो ऐसे जमीन का भी कोई फायदा नहीं है। तो इस हिसाब से राजा के थ्रू उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हैं कि नहर खुदवाने का काम करवाया जाता रहा होगा समय समय के साथ साथ। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे जो खेत जोतने के लिए उस समय बैलों का इस्तेमाल ज़रूर होता होगा, तो बैल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आसानी से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं। अब ये वाला पार्ट आपने पिछली क्लास में पढ़ा था या पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हमें ज़्यादा उगाना है, ज़्यादा मात्रा में करना है, तो उस समय पे आयरन टेप्ड फार्मिंग भी होती थी और हो फार्मिंग भी होती थी। हो फार्मिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे फॉरेस्ट वाले इलाके होते हैं, जबकि आयरन टेप फार्मिंग वहाँ होती है जहाँ पे प्लेन सरफेस, मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर होती है। मौसम के हिसाब से ये लोग फसल उगाया करते थे। और 16 और 17 सेंचुरी के हिसाब से देखा जाए तो उस समय लोगों को फसल उगाने की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी आज के कंपैरिजन में। और आज के कंपैरिजन में तो ऐसे ही होगा, आने वाले समय में और अच्छा होगा। लेकिन अगर 16 और 17 सेंचुरी की बात करी जाए तो उस समय मेजर 2 टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती थी, और वो है खरीफ और रबी।
यानी कि चावल, मैदा, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट, उसके बाद दूसरी और चीज़ें। लेकिन ज़ैद फसलें बहुत कम उगाई जाती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी उन लोगों के पास। लेकिन अगर आप आज की ज्योग्राफी पढ़ें तो आप देखेंगे कि अब किसान इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका है कि वो ज़ैद फसलें भी उगा लिया करता था। लेकिन उस टाइम पीरियड में ना फसलें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती थी? आईने अकबरी बताते हैं कि भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर भी मुगलों का शासनकाल था, वहाँ पे उस टाइम पीरियड पे आगरा के अंदर 39 प्रकार के चावल जो है वैरायटी ऑफ फूड्स प्रोडक्शन होते थे। दिल्ली के अंदर 43 प्रकार की वैरायटीज थी चीज़ों को उगाने की। बंगाल के अंदर 50% तरीके के राइस होते थे, उगाए जाते थे। तो उस तरीके से इतने सारी फसलें होती थी। तो कुछ फसलें ऐसी होती थी जिनसे बहुत ज़्यादा फायदा होता था। जैसे अंग्रेज हैं, अंग्रेज को कॉटन बेच के, नील बेचकर, है ना, इनसे ज़्यादा फायदा होता था। लेकिन जब मुगल काल था तो मुगल काल पे जिनसे कामिल वो फसलें होती थी जो लिटरली बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों तक भी जाती थी बेचने के लिए। वो कौन सी थी? कॉटन थी, शुगर कैन थी और ऑयल सीड बहुत सारे थे। तो ये बाहर की कंट्री के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बेचे जाते थे, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा मुगलों के टाइम पीरियड पे थी। तो किसानों को कोशिश यही करवाया जाता था कि ज़्यादा ज़्यादा वो फसलें यही वाली उगाए जिससे इनको भी फायदा होगा और मुगल के अंदर खजानों में भी फायदा होगा। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर सारी फसलें इंडिया के अंदर ही नहीं उगी थी। इंडिया के बाहर से बहुत सारे बीज लाए गए थे। जैसे मक्का भारत का नहीं है, वो स्पेन और अफ्रीका का है, तो वो इंडिया के अंदर स्पेन अफ्रीका से लाया गया। बहुत सारी वेजिटेबल जैसे टमाटो, पोटैटो, चिली, ये इंडिया की नहीं है, ये न्यू वर्ल्ड की है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास के हिस्से। फ्रूट जैसे पाइनएप्पल, पपाया, ये भी हमारे भारत का नहीं है, ये बाहर से लाया गया। और ये आपने ग्लोबलाइजेशन वाला 9th क्लास का जब हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपने उसको यहाँ देखा होगा अच्छी तरीके से, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, नॉर्मल सा है जो आपने पढ़ना है। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जल्दी मिलेंगे आप लोगों से।